हो रही है हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें। नाज़रीन, रिपोर्टर डायरी के साथ मैं हूं अब्दुर्रहमान। आज हम बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल की, मौशी सूरत-ए-हाल की, और किस तरह से जो सियासी अदम इस्तेहकाम है उसकी वजह से जो हमारी इकानमी है वो शदीद अंदाज में मुतासर हो रही है। और क्या पाकिस्तान वाकई दिवालिया होने के करीब है? इंडस्ट्री क्यों बंद हो रही है? तमाम स्टेक होल्डर्स क्या चाहते हैं? पॉलिटिशियंस क्या चाहते हैं? और क्या वजूहात है कि हम मुसलसल डाउन जा रहे हैं? हमारे साथ रहिएगा। आज हमारे साथ प्रोफेशनल माहिरीन होंगे, उनकी राय सुनेंगे और देखेंगे कि पाकिस्तान कितने दिनों में संभल सकता है। हमारे साथ रहिएगा। जब बात करें यहाँ पर मौशी सूरत-ए-हाल के हवाले से, तो मौशी और सियासी सूरत-ए-हाल पाकिस्तान की दिन ब दिन बिगड़ रही हैं और उसके असरात यकीनन आम आदमी के लिविंग स्टाइल पर भी पड़ रहे हैं और हर किस्म के बिज़नेस पर भी पड़ रहे हैं। और नाज़रीन, समझा जाता है कि जो ऑयल का बिज़नेस होता है, पेट्रोलियम मसनूआत का बिज़नेस बड़ा अहम होता है, उसी पर सारे बेस करते हैं। और पिछले तकरीबन 5 महीनों से जो सियासत है वो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के रेट पर की जा रही है। जब इमरान खान जाते वक्त कीमतें कम कर गए, उसके बाद पीडीएम हुकूमत को इसकी कीमतें बढ़ाना पड़ी, तो अवाम का जो प्रेशर आया वो ज़िमनी इंतखाबात में देख लिया कि लोगों ने पीएमएलएन का सफाया कर दिया। अभी भी जो वोटर सपोर्टर है पीएमएलएन का या पीडीएम का, वो घरों में बैठा हुआ है और इमरान खान का जो बयानिया है वो सर चढ़कर बोल रहा है। तो इसके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं? आने वाले दिनों में क्या होंगे? पंजाब हुकूमत जो बार बार मुअत्तल हुई और अब चेंज हो गई है, चौधरी परवेज़ इलाही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला बन गए हैं, तो उसके बाद क्या इस्तेहकाम आ सकता है या नहीं आ सकता? तो पेट्रोल की मसनूआत से वाबस्ता कारोबारी अफराद हमारे साथ मौजूद हैं। फैसलाबाद ऑयल डीलर एसोसिएशन के अहदेदारान, तो उनसे बात करते हैं। बट साहब, मुझे बताइएगा, क्या सूरत हाल आपके कारोबार की और आने वाले दिनों में कैसी रहेगी? और क्या जो हुकूमतें अदल बदल रही हैं उनसे आप मुतमिन हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। सब तो पहले तो अब्दुलरहमान साहब मैं शुक्रिया अदा करदा सिटी 41 का कि जिन्होंने इस गल के उत्ते इशू चुक्या। जिहड़ा रोज़ गौरमेंट नूं उतारना, गौरमेंट नूं रात होर सुबह होर, इहदे नाल एक बेयकीनी का माहौल बन चुका वा। कारोबार ते इतना असर आ कि हर बंदा चुप करके बैठ गया। डॉलर नूं इतने पर लग गए, इतने पर लगे कि वो 250 से भी ऊपर जाने को कर रहा है। इससे हमारी माशियत भी तबाह हो चुकी है। और जो अपनी कुर्सी का इन्होंने इशू बनाया हुआ है ना, कि कभी पीडीएम, कभी पीटीआई, तो कभी कोई, इससे हमारे कारोबार में इतना फ़र्क पड़ चुका है कि कोई कारोबारी बंदा, कोई कारोबारी शख्स अपने कारोबार को मुस्तहकम नहीं कर रहा है। वो अपने इतना इशू ख़राब हो चुका है ये हमारे माहौल में, इस सियासत की वजह से कोई कारोबार भी नहीं चल रहा है, कारोबार बंद हैं और सबसे ज़्यादा नुकसान अवाम का हो रहा है। अच्छा, बाकी कारोबार की तो समझ आती है, आपका जो पेट्रोलियम मसनूआत का कारोबार है वो कैसे बंद हो सकता है? लोग जो फ्यूल है वो उसकी कंजम्पशन क्या कम हुई है? बिल्कुल जी, अभी रोज़ इसका आवाज़ आ रही है, कभी कह रहे कम हो जाना है, कभी बढ़ जाना है। इतना बेयकीनी का माहौल बन चुका है कि पता ही नहीं चल रहा हमारे कारोबार अभी ये रेट बढ़ाएंगे या कम करेंगे। अगर बढ़ाने की आवाज़ आती है तो सारे इसकी तरफ भागते हैं, अगर कम होने की होती है तो हमारा कारोबार बंद हो जाता है। ये इनकी बेयकीनी की वजह से सारा कुछ हो रहा है। हमारे साथ जो हो रहा है ना, ये गवर्नमेंट के जो ये अदल बदल हो रहे हैं ना, ये इसका इशू आ रहा है हमारे अच्छा, कारोबार। आपको लगता है अगर कीमतें कम हुई तो कारोबार मज़ीद मुतासर होंगे? इसकी क्या वजह है? अगर कीमतें कम हुई तो हमारा कारोबार मुतासर भी होगा, बिल्कुल होगा। वो इस वजह से होगा कि डॉलर ऊपर जा रहा है। आज ये कम कर देंगे, ठीक 2 4 5 दिन या नेक्स्ट 15 दिनों में ये रेट अप करने की आवाज़ दे देंगे, तो कारोबार नहीं चलेगा। कोई आदमी भी ऐसे कारोबार करने के लिए रजामंद नहीं है। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक कितना फ़र्क पड़ा इन महीनों में फ्यूल के हवाले से? ये 3 4 माह हो चुके हैं जब से ये गवर्नमेंट का इशू बना हुआ है। उस वक़्त से आज तक कारोबार नहीं चल सका, कारोबार बंद पड़े हैं। कोई कारोबारी, कोई भी हमारा पंप या हमारे ऑयल डीलर के जो लोग हैं खुल के काम नहीं कर सके, क्योंकि कभी कम होने की आवाज़ आती है, आज कम होने की है, सुबह बढ़ने की आ जाएगी, फिर 2 दिन बाद जब ये बढ़ जाएगा हमें भी नहीं पता चलेगा। गवर्नमेंट ने रातों रात इसे रेट इंक्रीज़ कर देने हैं। अगर कम करते हैं तो तब भी नुकसान है, पंप का भी, ऑयल डीलर का भी।
नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ प्रेसिडेंट मौजूद है फैसलाबाद ऑयल डीलर एसोसिएशन के, चौधरी अब्दुर्रज़ाक गुज्जर। चौर साहब, मुझे बताइएगा, ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल बनी हुई है, क्योंकि आम समझा जाता है कि कुछ भी हो जाए, जो पेट्रोलियम मसनूआत का कारोबार है ये चलता रहता है, तो ये इतना ज़्यादा मुतासर हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। आज मैं कोई 2 मिनट ज़्यादा टाइम लूँगा आपका। सबसे पहले जब ये PDM ने हुकूमत संभाली ना, तब हम खुश थे, भी शुक्र है इमरान खान साहब डे बाई डे रेट अप हो रहे थे, निज़ाम नहीं चल रहा था। मैं उस वक्त भी आपको कह रहा था भी इमरान खान साहब सब्सिडी दें, लेकिन उसके बाद जब PDM ने एक ही हमारी आवाम को ख्वाब दिखाया, IMF से कर्जा हम डिफ़ाल्ट हो रहे हैं, ना 4 माह हो गए हैं, ना हम अल्लाह का शुक्र है ना हमारा मुल्क डिफ़ाल्ट हुआ है, ना कोई इनके अपने जरे अल्ले तल्ले जो हैं, जो मिनिस्टरों की एक इन्होंने डार बना दी है, ठीक है, वफाकी, वो करके जो देखें अब पंजाब में क्या हाल हुआ है। इसने बना दिया हमजा शहबाज को, PTI उसने काफली को बना दिया। PTI का देख लें आप, वो जो पंजाब का डाकू था अब आज वो हाजी बन गया है। हमें कारोबारी लोगों को कोई समझ नहीं आ रही। इस वक्त जो आज हाल है, मेरा ख्याल है 75 साल में इस मुल्क का वो हाल नहीं हुआ। आप देखें सही पंजाब में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या है, सिंध में, और इधर खैबर पख्तूनख्वा में। हमारी तो इन लोगों से यही है, हम इज्जत समझते हैं, ये पाकिस्तान की आवाम के लिए नहीं कर रहे, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी अपनी कुर्सी के लिए कर रहे हैं। इमरान खान आज बयानी बनाया हुआ है, खान साहब पहले 3.5 साल किया है, उस वक्त क्या करके दिखाया हमें, वो भी देखे ना। लेकिन अगर PDM बड़े नारे मार रही है, वो 13 जमातें हैं या 15 जमातें हैं या 14 हैं, जो भी हैं, लेकिन उन्होंने कौन सा कारनामा अंजाम दिया है? सिर्फ अपने अपने वजारतें ली हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अवाम का तो कोई नहीं सोच रहा है, ना अवाम का किसी को फिक्र है। कारोबार मेरा ख्याल है ऑयल डीलर नहीं आप कह सकते, ऑयल टैंकर, ऑयल डीलर, पेट्रोलियम एसोसिएशन और अदर जितने भी ताज़ा लोग हैं, मेरा ख्याल सबका ही बेचारों का कारोबार बंद पड़ा हुआ है। ये सारी वजह बेयकीनी, सिर्फ बेयकीनी, क्योंकि हमें पता ही नहीं है हमारा हुक्मरान कौन है। आप देखें इस मुल्क में इस वक्त सूरत हाल इतनी संगीन हो गई है कि हमें अपनी आर्मी पे नो ट्रस्ट, हमें अदलिया पे कोई ट्रस्ट नहीं, ठीक है, हमें अपने लीडरान पे कोई ट्रस्ट नहीं, ना आप नून के रह गए हैं, ना मैं पीपल्स पार्टी का रह गया, ना कोई और PTI का रह गया है। बेयकीनी की सूरत हाल है। अपने अपने बयानियाँ चलाते हैं, अपनी अपनी नस्लों को बचाते हैं, अपना अपना पैसा बचाते हैं। देखें इनके ऊपर कैसे इल्ज़ाम है, वो फरागोगी वाला है, पिनकी पीरनी वाला है, वो उसने क्या किया है। उसके बाद परवेज़ लाई साहब 10 सीटों वाला, देखें हैरानगी होती है। होना हमें पता नहीं ये किस तरह हो रहा है। जो इमरान खान साहब कहते थे मैं अतादी नहीं बनाऊंगा, बेशक मुझे गवर्नमेंट ना मिले, ठीक है, जिसको 10 सीटों वाले को डाकू कहता है, आज हमारा CM लगा दिया। हमें कोई फ़र्क नहीं, हमें सिर्फ इतना फ़र्क पड़ता है, कारोबार लोगों का तबाह बर्बाद हो गया। हमें कोई पता नहीं है हमारे मुल्क का सरबराह कौन है, किसने क्या करना है। अच्छा, अभी जो पंजाब हुकूमत तब्दील हुई है, इसके बाद कोई बेहतरी आएगी? सर नहीं, पंजाब हुकूमत ने हमारे कारोबारों के लिए तो कोई बेहतरी नहीं, पंजाब हुकूमत कम से कम नहीं ला सकती। जब भी कारोबार पे बेहतरी आएगी तो वफाकी हुकूमत स्टैंड लेगी। वफाकी हुकूमत ने ही करना है, जो भी हमारे लिए बेहतर इक़दाम करेंगी वो वफाकी हुकूमत करेगी। तो अभी 100 दिन हो गए वफाकी हुकूमत को, तो आप मुतमिन हैं? नहीं, हम बिल्कुल मुतमिन नहीं, वफाकी हुकूमत से भी मुतमिन नहीं है, पंजाब से भी नहीं है, हम अपने लीडरान से मुतमिन नहीं है। देखें नारे लगाने से कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। देखें आप मुल्क को कौन संभाल रहा है, मुल्क को तो संभालने की बात ही नहीं, अपने अपनी कुर्सी की पड़ी हुई है सब। डॉलर ऊपर जाने से आपका क्या नुकसान होता है? भाई देखें, जब डॉलर ऊपर जाएगा रेट ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा, डीजल हो पेट्रोल हो। देखो पेट्रोलियम एसोसिएशन का क्या मसला था, यही मसला था, 26 लाख की गाड़ी हो गई, उसका जो मार्जिन है पेट्रोल पंप वाले का वो तो 3-3.5 रुपये है। वो 3-3.5 रुपये में बिजली का बिल देगा, अपने जो फीलर हैं उनको तनख्वाहें देगा, कहाँ से देगा वो? जब डॉलर ऊपर जाएगा हर चीज़ महंगी होगी। उसी तरह ऑयल पे भी असर पड़ेगा, पेट्रोलियम में जितनी मसनूआत हैं उन पे असर पड़ेगा। क्या सुजेशन होगी इस वक्त, क्या तजावीज़ होंगी आपकी? हमारी तो हुकूमत से यही अपील है, सबसे पहले तो हम इन जितने भी जो लीडरान हैं PTI या तमाम लोग PDM वगैरह, ये बैठें एक टेबल पे आएँ, खुदा रहा है ये मुल्क का सोचें। जब ये मुल्क का सोचेंगे तब हमारी गरीब आवाम को फ़ायदा पहुँचेगा, अदरवाइज़ नहीं।
थैंक यू। जी हाँ, इस हवाले से हमारे साथ यहाँ पर ऑयल डीलर एसोसिएशन के अहदेदारान मौजूद थे जो बड़े मायूस दिखाई दे रहे हैं मौजूदा सियासी सूरत हाल में, और इनका मानना है कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो ये मुल्क चलाना मुश्किल हो जाएगा। और इनका ये भी कहना है कि जो यहाँ पर गैर यकीनी है उसकी वजह से उनके कारोबार पर असर पड़ रहा है। कोई भी पॉलिसी अगर बनाई जाए तो लॉन्ग टर्म तक बनाई जाए ताकि उसके जो भी जो मनफी या मुस्बत असरात होते हैं वो आम आवाम तक पहुँचाए जा सकें। नाज़रीन, अभी हमारे साथ रहिएगा। फ्लाईओवर तो जरूरी है, हमारे ऊपर ये जो अजाब है हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इकदाम भी करें। फ्लाईओवर तो जरूरी है, हमारे ऊपर ये जो अजाब है हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इकदाम भी करें। नाज़रीन, बात करें अभी यहाँ पर मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हो चुकी है। यहाँ पर पंजाब में जो पे दर पे जो हमज़ा शहबाज को हटाया गया फिर वो बन गए, तो अभी जो वो परवेज़ इलाही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से वज़ीर आला बनाए गए हैं, मरकज़ में मियाँ शहबाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी के हवाले से अगर बात करें तो यहाँ पर जो बेयकीनी की गैर यकीनी की सूरत हाल है उसकी वजह से डॉलर मुसलसल बढ़ता जा रहा है, रुपये पे प्रेशर आ रहा है, स्टॉक मार्केट गिर चुकी है, कारोबार मुख्तलिफ जो है वो मंदी की जानब जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ नून लीग के रहनुमा शराज कालू मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे। कालू साहब शुक्रिया, मुझे नून लीग की पॉलिसी के हवाले से बताइएगा फ़िलहाल क्या जा रही है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी पॉलिसी तो मैं समझता हूँ कि जो मुल्क के साथ हमारी हुकूमत के साथ जो तमाशा किया गया है, जो इस वक्त हालात ख़राब किए गए हैं, जो इस वक्त जो ख़राबी का बायस बन चुकी हैं चीज़ें, इसमें मैं नहीं समझ रहा कि हर बंदा परेशान है, ना किसी को किसी सिस्टम की समझ आ रही है। तो ये पिछले दिनों में हमने यहाँ चौधरी शेर अली की सरबराही में यहाँ एक मुल्क बचाने की रैली भी निकाली थी। मैं समझता हूँ हमने मशवरा दिया था अपने कायदीन को कि अगर ये सिस्टम ख़राबी की तरफ जा रहा है, ये नहीं कोई चलने दे रहा, अगर हमें कोई यहाँ इस सिस्टम को चलाने की जो हम कोशिश कर रहे हैं उसमें ख़राबी का बायस मान रहा है, तो हमें इस सिस्टम को छोड़ देना चाहिए। ये सिस्टम जो है वो हमारे लिए, तो मैं समझता हूँ कि ये अगर हम रियासत बचाने के लिए आए थे, रियासत बचाते बचाते हमने अपनी सियासत भी ख़राब कर ली है। तो मैं तो इस हक़ में ही नहीं हूँ। हम तो चाहते हैं कि इसको जल्द अज जल्द इलेक्शन की तरफ जाया जाए। इसको हम जो है इलेक्शन, मैं समझता हूँ इसका वाहिद हल है, इसको हमें छोड़ देना चाहिए। इसमें अभी जो पोजीशन है कालू साहब के ज़मीनी इंतखाबात हुए हैं उसमें तमाम पार्टियों को अपना जायज़ा लेने की जो यहाँ पर सामने आ गया जायज़ा कि क्या सूरत हाल है, उनकी कितने वोटर सपोर्टर हैं। तो अनफॉर्चुनेटली महंगाई की वजह से, बयानिए की वजह से नून लीग काफ़ी बैक फुट पे गई है। तो अभी अगर इंतखाबात होते हैं तो नून लीग तो हार जाएगी। नहीं 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 जनाब, आप ये एक खाम ख्याली है। देखिए 20 सीटें हमारी नहीं थी, हमारी 13 सीटों पर बंदे हमारे पहले इलेक्शन में हिस्सा ले चुके थे। 7 सीटों पे हमारे बंदे ही खड़े नहीं थे पिछली बार। इस बार तो हमारे वोट बढ़े हैं, कम नहीं हुए। अगर हमारे वोट कम हुए हों तो हम कह सकते हैं कि ये पैरामीटर नहीं है ज़िमनी इलेक्शन, इसलिए कि ज़िमनी इलेक्शन पहले जितने भी हो चुके हैं उसमें हम नून लीग बिल्कुल विन कर चुकी है। इतने हम विन कर चुके हैं, अगर एक लूज़ भी किया है, मैं समझता हूँ लूज़ तो नहीं हमने किया, हमने तो फिर भी 4 सीटें ले ली हैं। हमने वो सीटें ली हैं जो हमारे पास नहीं थी। ये कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है। अगर हमने हमारी सीटें जीती हुई हम हार जाएं तो फिर तो आप कह सकते हैं कि आप हार चुके हैं, आप मंजर से गायब हो चुके हैं। मैं ये नहीं समझता, ये कोई पैरामीटर नहीं होते। देखें 3.5 साल की वो बुराई जो हमने अपने गले में डाल ली है, मैं समझता हूँ कि हमने ये जो काम किया है, हमारे कायदीन के बकौल के मुल्क दिवालिया होने जा रहा था, हमने उसको बचाने के लिए ये कड़वा घूंट हमने पिया है। इसलिए कि अगर कोई भी हुकूमत आएगी जो वैसे आके 3 महीने के लिए, उसके साथ ना कोई IMF ने, किसी ने कोई मुआहदा नहीं करना था। देखें इस वक्त पाकिस्तान जिस दिहाने पे आ चुका है, मैं समझता हूँ हमें रियासत बचानी चाहिए। हम सियासत तो हमें सियासत का नहीं है। देखें अगर रियासत होगी तो सियासत होगी, अगर रियासत नहीं है तो सियासत भी नहीं है।
कल सब अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर सूरत हाल मुख्तलिफ है। जो अवाम है जो सेंटीमेंट देखते हैं महंगाई के हवाले से, दूसरी चीज़ों के हवाले से, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि नून लीग अभी जानबूझकर इंतखाबात में नहीं जाना चाह रही, नून लीग को हारने का खौफ है। तो आप समझते हैं कि फ्रेश इलेक्शन ही अगर वाहिद हल है तो इसमें इतनी तख़ीर क्यों की जा रही है? जी, ये मैं समझता हूँ कि ये इसका टाइम पीरियड जो है, टाइम फ्रेम हर हुकूमत का पूरा होना चाहिए, इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। अगर ये कहते हैं ना कि हम जब इमरान खान साहब को ये चीख चीख कर कहते थे कि इलेक्शन करवा लो, तो वो तो इलेक्शन का नाम भी नहीं लेते थे। हम ना तो इलेक्शन से भागे हैं, ना हमें कोई इलेक्शन का खौफ है। देखिए, इलेक्शन जो है इलेक्शन में जाना ही होता है, और नून लीग जो है ना, उसे कोई इलेक्शन का किसी किस्म का कोई फ़िक्र नहीं है, ना कोई परेशानी है। इंशाल्लाह ताला देखें, ये जो वोट है पिछली टर्म थी, उससे हमारा जो ये 20 सीटों पे भी हैं, तो हमारा 1.25 2 लाख वोट जो हमारा बड़ा है, हमारा कोई वोटर कम नहीं हुआ, ना हमारा वोट बैंक कम हुआ है। हम जिन सीटों से पहले विन कर चुके हैं, मैं समझता हूँ 100% हम उनसे दोबारा विन करेंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। और बाकी महंगाई तो देखें, महंगाई तो इस वक्त वो सर चढ़ के बोल रही है, महंगाई तो है, लोग परेशान भी हैं महंगाई की वजह से। मैं समझता हूँ वो सच्चे हैं परेशान। हर बंदा जो है उसका गुजारा नहीं हो रहा, हर बंदा घबराया हुआ है। इसीलिए तो कोशिश कर रहे हैं कि बाहर की दुनिया से अगर हम कोई पैसे इकट्ठे करके इस दिवालिया सिस्टम को ख़त्म किया जाए, लोगों को कोई आसानियाँ दे सकें, कोशिश इसी चीज़ की जा रही है। इंशाल्लाह ताला मुझे कभी उम्मीद है कि इस पे वो पूरा उतरेंगे। लोगों को जो है बिल्कुल इंशाल्लाह ताला जल्द अज जल्द जो इसके सम्राट होंगे ज़रूर हासिल होंगे इंशाल्लाह ताला। मैं समझता हूँ कि वो कामयाब होंगे, इनको कीमतें कम करने में भी और लोगों को आसाइशें देने में भी। अच्छा, हमज़ा शहबाज ने वज़ीर आला बनते ही फैसलाबाद में बल्दियाती नुमाइंदगान के हवाले से बड़ी उम्मीदों का इज़हार किया था, अभी वो नहीं रहे। मौजूदा हुकूमत बल्दियात के हवाले से क्या पॉलिसी इख्तियार करेगी, कोई उम्मीदें हैं? जी, बल्दियात तो मैं समझता हूँ कि बाशमूल हमारी हुकूमत, पता नहीं कोई परेशानी हो जाती है हर एक हुकूमत को आने वाली को, ना वो करवाना चाहते हैं। हर बंदा थोड़ा सा इस पे, हमारी इस चीज़ पे बड़ी रही है कि अगर वो हमने इन्हें कहा था कि हमारा टाइम ज़ाया किया गया है पिछले दौर में, हमें इन्होंने घर में बिठा दिया था। ये एक जो बल्दियाती नुमाइंदगान जो आए हुए थे, इनको इन्होंने अपने घरों में भेज दिया। हमने उस वक़्त भी हमज़ा शहबाज को भी ये कहा था कि आप इनको दोबारा, जो हमें टाइम हमारा ज़ाया किया गया है, अगर आपने अभी इलेक्शन नहीं करवाना तो इनको दोबारा रिस्टोर कर दें, इनको दोबारा बहाल कर दें। ये आपके ही 58,000 जो मेंबरान होंगे, ये आपके ही ज़्यादा नून लीग से थे। तो मैं समझता हूँ कि उनको तो टाइम ही नहीं मिल सका। अगर इतना टाइम होता तो शायद बल्दियाती नुमाइंदगान अब तक बहाल हो चुके होते या दोबारा इलेक्शन में आ चुके होते। मैं समझता हूँ कि अभी इलेक्शन करवाने के इनके पास कोई फंड्स भी नहीं थे। मैं समझता हूँ कि जो पुराने थे, इनका टाइम भी लोगों ने ज़ाया किया हुआ था, पिछली दौरे इक़्तिदार में ज़ाया हुआ था, इनको दोबारा बहाल करने में कोई हर्ज नहीं था। अगर इसलिए इनको बहाल कर देते तो जो आम आदमी की जो परेशानी, जो आम आदमी का जो समझता हूँ कि मैं लोगों के साथ तल्लुकात इन लोगों के होते हैं बल्दियाती नुमाइंदगान के, वो MPs MNAs के नहीं होते। अच्छा, अभी समझा जा रहा है कि यहाँ पर जो नून लीग है मज़ीद जो है वो तख़ीर का जो इलेक्शन मज़ीद तख़ीर से होंगे नून लीग में, क्योंकि अभी जो इत्तेहादी भी नहीं मान रहे, नून लीग के हवाले से भी बात की जा रही है। तो क्या आपको लगता नहीं कि दिन ब दिन जो है वो हमायत आपकी गिरती रहेगी और एक दिन आएगा कि आप बिल्कुल ही इलेक्शन में जाने के काबिल नहीं रहेंगे? अगर तो इंटरनेशनली कीमतें कम हो जाती हैं तो ठीक है, अगर बढ़ गई पेट्रोलियम मसनूआत की तो कैसे फिर इलेक्शन में जाएंगे? जी देखें, मुशर्रफ के दौर में ना हमारी 19 सीटें थीं। मैं समझता हूँ ये कोई पैरामीटर नहीं है जो आप कह रहे हैं। पहले नंबर पे तो अभी टाइम हमारा रहता है, पूरा साल रहता है। हम कैसे पहले इलेक्शन करवा दें, किसी की चाह पे करवा दें। अब इस वक्त देखें, अगर हमने अपने सर में मिट्टी डाल ली है, हमने अपनी परेशानी, जो मुल्क की परेशानी थी, जो मुल्क की तबाही थी, वो अपने घर में ले आए हैं,
तो मैं नहीं समझता कि हम तो मुल्क का कर रहे हैं। अगर रियासत के लिए अगर हमें कोई कड़वा घूंट पीना पड़ रहा है, हम किसी परेशानी में आए हैं, मैं समझता हूँ कि अगर लोगों का वो कह रहे हैं कि इस वक्त हाई मीटर हो चुका है, लोग खफा हैं, लोग परेशान हैं, तो उसमें लोग भी समझदार हैं। लोगों को नज़र आ रहा है कि 3.5 साल में एक बंदा मुल्क को बर्बाद करके गया था, उसको संभाला देने के लिए इन लोगों ने अपनी रियासत बचाने के लिए इन्होंने अपनी सियासत दांव पे लगाई है। मैं नहीं समझता कि हमारी सियासत को किसी किस्म का कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई इशू नहीं है, कुछ नहीं होगा। मार्च में आखिर ऐसा क्या होने जा रहा था कि अदम इत्मीनान लाना पड़ी, जो आपकी बकौल आपने रियासत के लिए कुर्बानी दी, तो मार्च में ऐसा क्या होने जा रहा था? देखिए मार्च से पहले ही देखिए मुल्क दिवालिया होने जा रहा था। आपको मेरे से ज़्यादा मालूम है, आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि ये ना IMF से इनका कोई सिस्टम चल रहा था, ना इनको कोई बाहर से कोई पैसे दे रहा था। इनके जो ज़र मुबादला ज़खायर हैं वो बिल्कुल जो है उस नहत में जा रहे थे। ये लोगों को इन्होंने स्टार्ट किया लोगों को इन्होंने देनी सब्सिडी शुरू की। ये 100-125 रुपए की सब्सिडी देनी शुरू कर दी पेट्रोल के ऊपर। ये कौन सा ये गरीब मुल्क है? ये वो मुल्क इस लिहाज से नहीं है कि हम यहाँ पे इस चीज़ का पूरा कर सकें। ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मेरी जेब में एक 100 रुपया है, अगर मैं 100 रुपया ही बांट दूंगा या मैं 300 रुपया बांट दूंगा, मैं कहाँ से ला के बांटूँगा? इन्होंने तो जुल्म शुरू किया हुआ था। जो लोग थे, जो इदारे थे, हर एक को नज़र आ रहा था कि ये जो कर रहा है ये उस तरफ जा रहा है कि जैसे मुल्क बर्बाद कर देगा। इसलिए हर बंदा परेशान था कि ये मुल्क तबाह करने जा रहा है, इसको रोका जाए। और कोई ऐसा इशू नहीं था, इसे रोकना मैं समझता हूँ ज़रूरी हो गया था। जो मुल्क की तबाही थी उसको बचाने के लिए ये अच्छा इक़दाम है। किसके कहने पे रोका? किसके कहने पे रोका? नहीं, इदारों का देखें, इदारों को जो है ना, मैं अगर रियासत मेरी है, मैं अपनी रियासत माँ की तरह है। रियासत को अपनी को बचाने के लिए अगर मुझे कोई ज़रूरत होगी, मैं समझता हूँ कि कोई ख़राबी बन रही है, तो मुझे कोई ऐसा इशू नहीं है। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा इक़दाम है, उन्होंने किसी के कहने पे नहीं किया। ये रियासत बर्बाद होती नज़र आ रही थी, वो किसी को भी नज़र आए उसे चाहिए कि उसका रियासत का जो है ना वो साथ देना चाहिए, उसे बचाना चाहिए। हमने अपनी सियासत दाव पे लगा के रियासत को बचा लिया। नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साबिक़ अपोजिशन लीडर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन शराज वासन कालू मौजूद थे, जो अपनी हुकूमत के इक़दाम का दफ़ा कर रहे थे। नाज़रीन, अभी हमारे साथ रहिएगा। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हम दोनों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हम दोनों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। जब बात करें यहाँ पर मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल की, तो यहाँ पर जो अदम इस्तेहकाम चल रहा है उसकी वजह से बिज़नेस भी मुतासर हो रहे हैं, उसकी वजह से तमाम अशिया मुतासर हो रही हैं, डॉलर मुतासर हो रहा है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा ये मसला बना हुआ है कि क्या मुल्की इकानमी ऐसे ही चलती रहेगी या इसमें बेहतरी भी आएगी। पंजाब हुकूमत में जो चेंज आया है, यहाँ पर वज़ीर आला पंजाब परवेज़ लाई बने, जो कि सीजनड पॉलिटिशियंस हैं, पहले भी वज़ीर आला रह चुके हैं, ऊपर PMLN की हुकूमत है। तो क्या ये इसी तरह से सेटअप चलता रहेगा? बिजनेसमैनों की जानिब से क्या कहा जा रहा है, क्या उम्मीदें हैं? तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ माहिर मईशत अहमद शेख मौजूद है। शेख साहब, क्या से देखते हैं आप, यहाँ पर हुकूमतें काफ़ी चेंज हो रही हैं, तो क्या पंजाब हुकूमत अभी जो काफ लीग की बनी है या PTI की बनी है इत्तेहादी हुकूमत, उसमें कैसे बेहतरी की कोई उम्मीद है आने वाले दिनों में? जी बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान साहब। सबसे पहले तो ये बात है कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स होती हैं ना, ये बस समझ लीजिए कि वफाक को थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रही होती हैं। जो मईशत के रिलेटेड मैटर्स होते हैं वो सारे वफाकी हुकूमत देख रही होती है। मीन टू से कि जैसे टैक्सेशन है वो सारी वफाक ने देखनी है, ये जो हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो सारी वफाक ने देखनी है। तो ये पंजाब गवर्नमेंट चेंज होने से उनमें उनकी एक स्ट्रेंथ ज़रूर वीक हुई है कि एक तो दूसरी ओपोनेंट पार्टी उनकी पावर में आ गई है। तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट से तो हम डिस्कस कर सकते हैं कि देखें क्या वो करते हैं। परवेज़ लाई पहले भी रह चुके हैं CM, उनको आइडिया है कई चीज़ों का, उन्होंने कई चीज़ें अच्छी भी की, कई चीज़ें बुरी भी होंगी। तो वो जारी बात है, प्लस नेगेटिव तो चलता रहेगा। लेकिन मईशत का लिंक मेरे ख्याल में डायरेक्टली
बेसिकली अभी तक जो है एक तो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी से है, सेकेंडली उनकी पॉलिसी से है। तो डॉलर का रेट जैसे अब आप कह रहे हैं, आज का रेट जो बैंक में अगर आप ख़रीदने जाएं डॉलर, तो आज का रेट उसका 244 रुपये सुबह के टाइम में मैंने कंफर्म किया था तकरीबन 10-11 बजे के करीब, तो 244 रुपये रेट चल रहा है। तो इसमें पंजाब गवर्नमेंट का तो कोई लेना देना नहीं है। तो ये तो सारा है जी वफाकी हुकूमत का कि वो किस तरह से अपनी पॉलिसीज़ रखते हैं। सेकेंडली कोई हमें अभी तक लोन की कोई ट्रेंच नहीं आई IMF से कहीं से, तो एक ये बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी है जिसकी वजह से हमारा, और वो भी इसलिए नहीं दे रहे कि उनको पता है कि यहाँ पे पता ही कोई नहीं है कि किसकी गवर्नमेंट कितना अरसा यहाँ पे रहेगी। तो ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी डैमेज कर रही है। ये गवर्नमेंटें चेंज होती रहती हैं, ये जमहूरियत है, जमहूरियत में कभी किसी की है बारी, कभी किसी की। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि चलती गवर्नमेंट गिराना जो है ना, वहाँ से अनसर्टेनिटी और एक पॉलिटिकल चाउस क्रिएट होता है, वो ख़त्म होना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, यहाँ पर फेडरल हुकूमत को 100 दिन से ज़ायद हो गए हैं, ये अगर इसके कंक्लूड किया जाए तो कैसे करेंगे आप? इसको अगर कंक्लूड किया जाए तो आप खुद देख लीजिए कि डॉलर जो है तकरीबन 60 रुपये महंगा हो चुका है ये 100 दिन में। और इसके अलावा महंगाई का अगर आप देखें तो तकरीबन 12% इन्फ्लेशन रेट था जो पिछली गवर्नमेंट छोड़ के गई थी। अगर अब आप देखें तो वो तकरीबन 26 से 27% के करीब चले गया। और अभी ये जुलाई से बहुत सारी बिजली और गैस की कीमतों का इतलाक होना है। इसका मतलब है कि ये अभी जून का मैंने आपको रेट बताया। तो ओवरऑल एक तीसरा जो फैक्टर रहा है वो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी रहा है। तो जब तक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, सारी गवर्नमेंट ये कभी पंजाब गवर्नमेंट बचाने के लिए चल रही है, कभी पंजाब गवर्नमेंट गिराने के लिए चल रही है। तो जब आपका फोकस सारा मईशत की बजाय और इस तरह के मैटर्स की बजाय सारा का सारा फोकस आपने रखना है ये हुकूमतें गिराने जोड़ तोड़ में, तो फिर परफॉर्मेंस कहाँ से आएगी? फिर हम यही कह सकते हैं कि क्या हुकूमत बचा सके या गिराएगी। तो हुकूमत गिर गई है। बतौर एक जो है वो मुआशी एनालिस्ट, आप क्या देखते हैं आने वाले दिन कैसे होंगे? क्या दिवालिया होने के करीब हैं? अब्दुर्रहमान साहब, दिवालिया तो अगर हम टेक्निकली देखें ना तो हम दिवालिया हो चुके हैं, बस ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ। दिवालिया कैसे हो चुके हैं? दिवालिया हम किसको कहते हैं? जब किसी से हमने कर्ज़ा लिया हुआ है और वो हमसे डिमांड करता है कि यार हमें मेरा कर्ज़ जो लौटाना था आपने आज मुकर्ररा तारीख है लौटा दें। अब आप आगे से कहें जी कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, हमें तो मज़ीद कर्ज़ा चाहिए। अब ना मज़ीद कर्ज़ा मिल रहा है तो अब आपको वो कह रहे हैं कि हमने आपको डिफ़ॉल्टर करार दे देना है, अब बताएं क्या करें। अब आप फिर क्या कर रहे हैं जी? डिफरेंट तरीक़ों से दूसरे ममालिक से इमदाद मांग रहे हैं या कर्ज़ा मांग रहे हैं। अब दूसरा अल्टरनेटिव आपने देखा हुआ है जी कि अपने मुल्की इदारे बेचना शुरू कर दिए आपने। तो ये डिफ़ॉल्टर ही है, बस ऑफिशियली हम अनाउंस नहीं हुए, लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो ये हम डिफ़ॉल्ट के करीब है। इम्पोर्ट हमने की हुई हैं चीज़ें और इम्पोर्टर परेशान है। इवन जो आपकी टेक्सटाइल और जो इतना बूम रहा है इस सारे सेक्टर का, आपके एक्सपोर्टर्स का, अब उनका रॉ मटेरियल भी इंपोर्ट करने की इजाज़त नहीं है। $1 लाख से नीचे जिसकी LC ओपन होती है उसको तो कुछ कंडीशंस के साथ वो अलाउ कर देते हैं। जब आपकी इंपोर्ट ही सारी की सारी बंद है, आपकी इंडस्ट्री बंद हो रही है, टेक्सटाइल आप लोकल आप देख लीजिए कि पावर लूम्स तो तकरीबन 30-35% के करीब बंद हो चुकी हैं। बाकी भी लोकल इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बहुत डैमेज हो रही है। तो मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ कुछ इंडस्ट्रीज़ को बड़ा ठीक ठाक चल रहे थे और अब एकदम से वो उन्होंने बंद करना शुरू कर दिए हैं। तो ये बड़ा एक ना अनसर्टेनिटी और ये डैमेज जो है ना, ये मुझे लगता है अब कई महीने और ले लेगा इसकी स्टेबिलिटी वापस लाने पे। अच्छा, पिछले माली साल में जो बजट डेफिसिट है वो जो 48 अरब डॉलर तक चला गया है, वो आप समझते हैं कि कवर करना ये मौजूदा हुकूमत के लिए इतना आसान होगा? अब्दुर्रहमान साहब, बजट डेफिसिट हो या ट्रेड डेफिसिट हो, इस बार दोनों कवर करना इसलिए आसान है कि पिछले साल के बाद जो मतलब ये 2022 का फाइनेंशियल ईयर क्लोज़ हुआ है ना, उसमें आलमी मार्केट में तमाम चीज़ें जो हम इंपोर्ट करते हैं वो तारीख़ के बुलंद तरीन मकाम पर थी। चाहे वो आपका क्रूड ऑयल है, पाम ऑयल है, आपकी LNG है, जो भी चीज़ थी। अभी ये सिचुएशन बन चुकी है, ये तकरीबन 1.5 महीने में उन सारी कीमतों में 30 से 35% गिरावट आ चुकी है। इसका मतलब है कि एक तो जो हमें कुदरत की तरफ से प्रॉब्लम आ रही थी, कोरोना, फिर वो रशिया यूक्रेन वॉर, अब वो कूल डाउन होना शुरू हो गई है। तो उसको कवर करना ईजी है, लेकिन वो कवर करना एक होता है कवर करना कि इंपोर्ट ही रोक दो, आप अपनी इंडस्ट्री बंद होती है होने दो। ये कोई वाइज डिसीजन नहीं है, इसको कोई अल्टरनेटिव देखना चाहिए। हमें अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाने की तरफ फोकस करना चाहिए। इंपोर्ट जो लग्जरी आइटम्स हैं उन पे बैन नहीं लगाया हुआ, रॉ मटेरियल और बाकी चीज़ों पे लगाया हुआ है। गाड़ियाँ अभी भी इंपोर्ट हो रही हैं, तो ये लग्जरी आइटम्स और उन पे बैन लगाएं। जो इंडस्ट्रियल आइटम्स हैं उन पे बैन ना लगाएं, उससे बहुत सारे लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ है।
अच्छा, इसमें कहा जा रहा है कि ग्रोथ रेट तो दोबारा से बढ़ सकता है, लेकिन अगर हम अपनी जो डॉलर की ज़रूरियात वो ना पूरी कर सके, अगर डॉलर ही 300 पे चला गया तो फिर जो ग्रोथ रेट बढ़े हुए का क्या फ़ायदा होगा? अब्दुर्रहमान साहब, डॉलर तो आपका अभी भी मैंने आपको बताया कि 244 रुपये रेट चल रहा है आज का। जो बैंक में अगर आप ख़रीदने जाएं ओपन मार्केट में तो वो मैं आपको रेट बताया है। तो इस हिसाब से आवाज़ तो है 280 से 300 रुपये के दरमियान की। बात यह है कि वो भी कवर हो जाएगा, टाइम ज़रूर लेगा, लेकिन आप अपनी अगर एक्सपोर्ट बढ़ा लें। डॉलर बढ़ता क्यों है? वो तभी बढ़ता है ना कि डिमांड सप्लाई का रूल अप्लाई होता है। हमारी डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई हमारे पास डॉलर की बहुत कम है। वो क्यों? इंपोर्ट डबल ट्रिपल है, एक्सपोर्ट हमारी थोड़ी सी है। तो अगर हम अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाते हैं, हमारे जो ओवरसीज़ हैं वो रेमिटेंसेस अपनी बढ़ाते हैं, तो ऑब्वियसली वो डॉलर की सप्लाई पाकिस्तान में बेहतर हो जाएगी, तो डॉलर का रेट ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये सप्लाई मैनेज करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज़ हैं, इसमें थोड़ा सा इंपोर्ट कट लगाना है, थोड़ा सा एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए अपनी स्ट्रेटजी बनानी है। मीनवाइल आप फॉरेन इन्वेस्टर्स को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करने के लिए आपकी सारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो अगर तो आप ये सारा कर लेते हैं, बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ सकती है। प्रॉपर्टी सेक्टर है आपका, उसके अलावा आपके जो हैं पावर सेक्टर है, उसमें बहुत ज़्यादा मार्जिन है, क्योंकि अभी भी हमारी डिमांड से कम ही प्रोडक्शन चल रही है। पावर जनरेशन, बिजली की लोड शेडिंग अगर आप देख लें। इसी तरह आईटी सेक्टर में एक इतना बड़ा गैप है कि इंडिया की आईटी इंडस्ट्री भी, वो पिछले दिनों में दोस्त मुझे बता रहा था, मैंने अभी उसको वेरीफाई नहीं किया, लेकिन 150 बिलियन डॉलर सिर्फ एक्सपोर्ट है आईटी की। तो हमारी तो मुश्किल से 2 बिलियन डॉलर है। तो हम उसमें अपना वर्क करें, अपनी स्किल डेवलपमेंट पे काम करें, तो फिर ये सारा गैप पूरा होगा। और ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज़ हैं। अभी सारा का सारा मसला ये है, हर 2-3 साल के बाद वज़ीर आज़म चेंज हो जाता है। आईटी सेक्टर कैसे बेहतर हो सकता है? सर, आईटी सेक्टर के लिए बहुत सारी वर्किंग है, बहुत सारी सजेशंस आपके आईटी इंडस्ट्री के जो टाइकॉन्स हैं उन्होंने दी है कि हमें अलाउ करें। जैसे एक्सपोर्ट होती है ना, कि एक्सपोर्ट पे वो उनको कंडीशन होती है कि आपने 180 दिन के अंदर डॉलर वापस लाना है जिनको आपने सर्विसेज दी हैं। तो इन्होंने कहा था कि 20-25% आप हमें अलाउ करें कि वो हम ना ला सकें। हम वहाँ पे ऑफिसेज बनाएं, वहाँ पे मार्केटिंग करें, अपना स्टाफ रखें, वो एक्सपेंसेस हमें अलाउ करें, तो हम उसमें ना मज़ीद वर्क करके वहाँ पे हमारी एक्सपोर्ट बढ़ सकती है। इन्होंने वो कंडीशन नहीं मानी। गवर्नमेंट को उन्होंने कहा था कि किसी किस्म का टैक्स, बेशक 0.25% ही इन्होंने लगाया, माइनर है, लेकिन उन्होंने कहा था कि आप टैक्स में ना लाएं, क्योंकि एफबीआर और इदारों की जो कंप्लायंस है वो बढ़ जाती है, परेशानी होती है, रिश्वत और ये इस तरह के मैटर्स पे हम पड़ जाते हैं, तो हमें इससे निकालें। ये लेकिन वो भी कर दिया है। तो ये और भी अदर भी उन्होंने कुछ सजेशंस दी थी। साथ में उन्होंने कहा था कि स्किल डेवलपमेंट एक प्रोजेक्ट ड्राइव चलाएं, उसमें गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ आईटी प्रोफेशनल्स ग्रूम करने के लिए या तो इनको फ़ंड दे आईटी इंडस्ट्रीज़ को, या फिर गवर्नमेंट खुद अपने इंस्टीट्यूशंस बना के उनको ग्रूम करवाए। अच्छा, स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल क्या है? क्यों इसके साथ रोज़ाना जो है वो डाउन जा रही है? अब्दुर्रहमान साहब, स्टॉक मार्केट ना बेसिकली एक फुल टूल तो नहीं है इकॉनमी को जज करने का, लेकिन वो अनसर्टेनिटी और पॉलिटिकल चाउस को जज करने का एक ना प्रॉपर टूल है। और अभी आप देख लीजिए कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी क्या है। सारी की सारी गवर्नमेंट इंपोर्ट एक्सपोर्ट, डॉलर और अपनी मईशत को बचाने की बजाय किसके गिर्द घूम रही है? पंजाब गवर्नमेंट बनाने और गिराने में। अभी भी फेडरल गवर्नमेंट के अगर आप बयान सुने तो वो कहते हैं जी गवर्नर राज लगाना है। पंजाब अब जो नए वज़ीर आला आए हैं वो कहते हैं जी हमने पुराने बदले लेने हैं। तो अगर हम तमाम लोग, तमाम पार्टियां आपस में किसी एक फोरम पे अपनी इकॉनमी पे भी आपस में एक लाए अमल नहीं बना सकती, तो फिर यकीनन ये जमहूरियत तो नहीं है। जमहूरियत तो फिर बहुत दूर रहेगी। ये तो बड़े एक आपस के इख्तलाफात और उन पर घुस के तो हम अपने पूरे मुल्क को तबाह कर रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पर हम बात कर रहे थे मुल्की मुआशी सूरत हाल के हवाले से, और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर जो सूरत हाल बनी है, ये आज मुआशी माहरीन है उनके मुताबिक हम तकरीबन दिवालिया हो चुके हैं, बस डिक्लेयर करने की कसर बाकी है। और इसी वजह से दोस्त ममालिक से IMF से जो है वो उम्मीदें वाबस्ता की गई हैं। 6 अगस्त तक अगर IMF से 1 अरब की किस्त आ जाती है तो थोड़ा जो रुपये को सहारा मिल जाएगा। अगर नहीं आती, उससे पहले हुकूमत चेंज आती है, तो फिर ये यकीनन 3 माह गुजारना जो इत्तेहादी जो यहाँ पर हुकूमत बनेगी, निगरान हुकूमत, उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा। और इसी तरह से जो मिसाके मईशत है वो तय करना बड़ा ज़रूरी हो चुका, डिसाइड करना बड़ा ज़रूरी हो चुका, ताकि मुल्क को किसी समत में गामजन किया जाए। नाज़रीन, कोशिश की स्टेक होल्डर्स का मौक़िफ़ आप तक पहुँचाएँ। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह निगहबान। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर। ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ अमनी तौर पर इक़दाम भी करें।